हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 3। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड उनके बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So what are bases? Bases are these chemicals, we can say these chemicals which furnish OH minus ion, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, एक ही बात है, इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो बेस क्या हो गए? जो कि OH माइनस आयन देते हैं किसमें? वाटर के साथ जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देता है K प्लस आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरीके से NaOH, जो वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये जो कि OH माइनस आयन को फर्निश करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, वो होते हैं बेसिस। तो ये हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं। अभी टाइप्स कितने टाइप के होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हम पढ़ सकते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक इनसॉल्युबल, ठीक है। तो बेसिस को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, वाटर सॉल्युबल basis and water insoluble basis, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं इनको? एल्कली। अभी जो एल्कली हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो मैं इनके एग्जांपल्स लिखती हूँ, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आप लिख लीजिए। ये सारे के सारे कैसे हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एल्कली। इनको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। अब इनके अलावा जैसे कोई भी मेटल के हैं, जैसे MgOH2, ये कैसे होंगे? सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल होंगी, ठीक है, ये पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगी। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लिखें CaOH2 तो ये पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल तो ये भी नहीं है। क्या है ये? पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है। अगर हम देखते हैं CuOH2, FeOH2, FeOH3, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? FeO, ओके। तो ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल हैं। इनके हाइड्रोक्साइड MgO, CuO, FeO, ठीक है, ओके। तो इनके अलावा ये सारे के सारे कैसे हैं? वाटर इनसॉल्युबल हैं। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो वाटर सॉल्युबल हैं जिनको हम एल्कली बोलते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये क्या है? इनके कंपैरिजन में वीक बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, जो ये हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है वाटर के अंदर। जब इनको डिसोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने KOH को वाटर में डाला तो इसने K प्लस एंड OH माइनस
आयन दिए। इसी तरीके से ये सारे के सारे वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने आयंस को डिसोसिएट कर देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे बेसिस जो होते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, लिटमस जो इंडिकेटर है, तो लिटमस इंडिकेटर कैसा जो बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, जो रेड कलर का लिटमस है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है, ये ब्लू कर देगा। अगर बेस में हम इसको डालेंगे, डिप करेंगे लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड में ब्लू हो गया, बट ब्लू में ब्लू कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन ये एसिड के केस में कोई वो नहीं देती, लेकिन इसके जो ये इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, अगर हम बेस को टेस्ट करके देखते हैं इसके थ्रू, तो क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन है अगर हम इसके अंदर बेस मिक्स करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये खुद कैसी होती है, कलरलेस होती है। राइट, इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर येलो कलर की, जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर। ओके, तो एंड पीएच की बात करें, पीएच जो स्केल है, पीएच इंडिकेटर है, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो पीएच की जो वैल्यू होगी, तो पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन पीएच ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होगा। मतलब जैसे ये हमारे पास पीएच स्केल होता है, तो 7 से इधर 0, 7 एंड 14। ठीक है, इस तरीके से है पीएच की वैल्यू। तो जो पीएच की वैल्यू 7 से 14 की तरफ इस तरीके से बढ़ेगी, तो ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 7 होगी, 8, 9, 10 कुछ भी 14 तक, तो ये क्या होंगे, बेस। अगर इधर होती है 0 to 6, 7 तक, तो ये होते हैं एसिड्स, आपको पता है। एंड 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। अब देखिए एक और है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली बहुत सारे इंडिकेटर्स को कलेक्ट करके, मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। अब ये जो इसमें क्या होते हैं, ये कुछ कलर्स को शो करता है, इट शोज कलर्स। अभी जो कलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स शो कलर्स एट डिफरेंट H+ आयन, या फिर हम बोल सकते हैं H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो आपको पता चलेगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ इस तरह के कलर्स होते हैं, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। तो अगर एसिडिक मीडियम है, कोई एसिड है, तो जो कलर होगा वो कैसा हो सकता है, रेड, येलो या फिर ऑरेंज। रेड होगा तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट ये आते हैं तो वो क्या होगा, बेस है। ठीक है, एंड अगर ग्रीन आता है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, सॉल्ट है। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो डिफरेंट जो कलर्स हैं वो क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जैसे मतलब सोल्यूशन में, जैसे H2O का सोल्यूशन है, उसके अंदर H+ एंड OH- दोनों ही आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर किसी भी वाटर सॉल्यूशन में अगर हमने किसी बेस को मिला दिया है तो उसमें OH- आयन जो होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही ये यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है कि यहाँ पे जैसे ये जो एरिया है ये शो करता है H+
आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं एंड ये क्या शो कर रहा है कि OH माइनस आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब जो एसिडिक सोल्यूशन है वो इधर कम हो रहा है एंड जो एसिडिक सोल्यूशन है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इस साइड में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे 0, 7 एंड 14 इस तरीके से है। ओके, तो इस तरीके से जब H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब ये एसिडिक है। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसका मतलब वो बेस है। इसका मतलब OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब वाटर के अंदर H प्लस OH दोनों ही होते हैं लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए जब हम एसिड पोर करेंगे उसके अंदर तो H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू OH। एंड अगर हम इसके अंदर किसी वाटर सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर हम बेस को डालते हैं तो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें H एंड OH दोनों ही होते हैं बट दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको कंफ्यूज कर देती है कि ये जो pH जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या करता है, OH जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसके बेस पे बताता है कि ये अगर कोई भी कलर अपीयर होता है, जैसे रेड कलर अपीयर हुआ तो वहाँ पे बताएगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करें, मेजरिंग H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है pH स्केल। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हमें कलर्स का पता चलता है। कलर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी है। अब वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी है वो हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, pH स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाकी हमने ऑलरेडी एसिड के साथ हमने पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा, एसिड में कैसे क्या फॉर्म होता है, मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ एंड क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरीके से इसमें भी होगा, कोई भी बेस है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ एंड फॉर्म करेगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि क्या है कि सारे के सारे बेस, हम बोल सकते हैं सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। ओनली हम बात करेंगे एल्यूमिनियम जो कि रिएक्ट कर सकती है एंड जिंक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल्स हैं वो सारी की सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक मेटल है राइट, तो ये फॉर्म होगा Na2ZnO2 सोडियम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसमें सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें ओनली ये रिएक्शन देती है एंड एल्यूमिनियम के साथ भी देती है, उसमें एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट राइट। एंड जैसे NaOH के साथ करें तो सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऑल मेटल्स cannot give hydrogen gas with base। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स के साथ बेस रिएक्ट करता है। हमने एसिड में क्या देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बेस लिया, उसने रिएक्ट किया नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है,
इनके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये क्या है, सॉल्ट है। ओके, ठीक है, ये सॉल्ट है एंड वाटर, ये फॉर्म किया। इसी तरीके से KOH प्लस SO2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2SO3 प्लस H2। अब ये क्या फॉर्म हो गया, पोटेशियम सल्फाइट, सल्फाइट T है, ठीक है, याद रखना, SO3, पोटेशियम सल्फाइड एंड वाटर। ठीक है, एंड ठीक है, काफ़ी है, समझ गए होंगे कि जो बेस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी, जैसे कि थर्ड रिएक्शन देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि हमने एसिड्स में देखा था, कॉमन है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, वही रिएक्शंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मतलब जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा, नलीफाई कर देगा, एंड जो बेस है वो एसिड के। ओके, तो जैसे कि हमने लिया NaOH बेस ले लिया, ठीक है, HCl हमने क्या ले लिया, एसिड। ठीक है, बेस एंड एसिड, क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2, क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप क्या समझते हैं, देखिए जो हमने पिछली रिएक्शन देखी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन कौन से थे, SO2, CO2, इनके साथ कोई भी बेस अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर। अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये बेस है एंड ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, एसिड का काम कर रही है, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बना। क्योंकि देखिए इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, बेस है, ये एसिड है, इन्होंने मिलकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म किया। इसका मतलब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये कैसी नेचर की हैं, एसिडिक नेचर की हैं। ठीक है, सो एक हैशटैग पॉइंट करके आप डाल लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एंड जो मेटेलिक, एक और पॉइंट लिखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, समझ पा रहे हैं? डाइल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन क्या होता है कि जब एसिड में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो उसके अंदर जो सोल्यूशन बनता है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हो जाएगा वो जो एसिडिक सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो बेस होते हैं, अगर बेस को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो जैसे ज़्यादा अमाउंट हम वाटर का लेते हैं एंड कम अमाउंट हम बेस का लेते हैं, तो जब हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो जो बेस के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब OH माइनस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर वो कम हो जाएगी तो वो क्या होगा, डाइल्यूटेड बेस होगा। ओके, तो ये होती है डाइल्यूशन की प्रोसेस। चलिए एक दो रिएक्शन लिख लेते हैं। वैसे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्या होता है, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में
जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, Na++OH- आयन से देता है। ठीक है, इसी तरीके से KOH है तो इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K+OH- आयन को देता है। ओके, तो इस तरीके से एक और टर्म आती है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि एसिड्स में क्या कुछ कॉमन होता है एंड बेसिस जो है उनमें क्या कॉमन होता है। तो जैसे हमने बताया कि जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, एंड जो बेस होते हैं एक तरीके से उनमें OH होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइल होता है, राइट। लेकिन जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ये एसिड है। एंड इसी तरीके से जैसे कोई अल्कोहल है हमारे पास, मान लीजिए एथेनॉल है CH3CH2OH, तो इसमें OH प्रेजेंट है, तो क्या ये बेस है। तो उसके लिए देखिए हमने एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में गिवन है उसको देखते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बताती हूँ, वैसे आप इस पिक्चर में देख लीजिए। जैसे ये हमने कोई अरेंजमेंट किया है, ये 2 आयरन के नेल हैं जिनको हमने 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, देन ये कोई बल्ब है, यहाँ पे कोई स्विच है, आप इस पिक्चर में अच्छे से देख लीजिए, एंड 2 टर्मिनल्स हैं कैथोड एंड एनोड, इनसे इनको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, राइट। तो इसमें हम सोल्यूशन डालते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं, जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए हमने डाला HCl, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड होगा, तो अगर वो हम इस तरीके से एज इलेक्ट्रोलाइट उसको यूज़ करते हैं, तो अगर एसिड है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसका मतलब जो एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इतना बात समझ गए। इसी तरीके से अगर हम NaOH का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन डालते हैं, जो कि क्या है, एक बेस है, जब ये डालते हैं तो भी अगर हम इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो भी ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NaOH जो कोई भी जैसे बेस है, तो इसका मतलब जो बेस होते हैं वो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही है, ठीक है, एसिड एंड बेस, पहला पॉइंट। सेकंड, जो एसिड्स होते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, जब वो आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब हम ये स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaOH है या फिर HCl है, तो क्या हो जाता है, ये सोल्यूशन में जाके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। एंड आयंस का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एसिड्स H+ आयंस को फर्निश करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, एंड बेसिस जो होते हैं वो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो होते हैं एसिड या फिर बेसिस, एंड उनके अंदर स्पेसिफिक एसिड के अंदर H+ आयंस, या फिर हम बोल सकते हैं H3O हाइड्रोनियम आयंस होने चाहिए, एंड जो बेस हैं उनमें OH- आयंस होने चाहिए, जो कि सोल्यूशन में OH- आयन दे एंड ये H+ आयन दे, ठीक है। तो ये सब हुआ, इसीलिए ये ग्लो किया। अब देखिए अगर हम डालते हैं इनमें से कुछ भी, अल्कोहल डालते हैं,
या फिर हम ग्लूकोज डालते हैं, 1 बाय 1 करके डालेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में जाके कोई आयंस, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, एंड ये जो अल्कोहल है ये OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता, एंड ये H+ आयंस को नहीं देता। तो इस तरीके से ये क्या है, ये बेसिस नहीं हो सकते, या फिर एसिड या फिर बेस नहीं है। ओके, तो इनमें कॉमन क्या है कि जो गुड कंडक्टर हों, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसके सिंपली हम बोल सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, कि जो एसिड और बेसिस होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वही है जो ये सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इस पिक्चर को भी अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो pH स्केल है उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है उसको समझते हैं।